This is sixth lecture of the chapter Nucleus for class 12 physics. So today I am going to discuss about mass energy equivalence. Mass energy equivalence. In 1905, Einstein, in his special theory of relativity, suggested that mass is a form of energy. Mass is a form of energy. Very, very important line. Mass is a form of energy. He predicted mass and energy are equivalent. Mass and energy but equivalent. Mass energy का एक form है. Okay. So if energy of a body is increased by amount E, then its mass increases by m, where m is equal to E by c square. एनर्जी ई बढ़ता है तो उस बॉडी का मास कितना बढ़ जाएगा? ई बाय सी स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं लिखने से यहाँ पे गलत हो जाएगा. एम इज इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर. ओके, सो एक एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आ जाएगा. व्हिच हैज मोर मास. एक हो गया स्टेशनरी बॉल और एक हो गया एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल. ठीक है, जैसे मूविंग बॉल जो होगा, मूविंग बॉल का जो मास होगा वो स्टेशनरी बॉडी बॉल का मास प्लस एम एक्स्ट्रा. ये जो एम एक्स्ट्रा होगा ये एनर्जी का वजह से होगा. ठीक है, एनर्जी का वजह से होगा. जो एम एक्स्ट्रा होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल. मूविंग बॉडी का वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा ना, डिवाइड बाय सी स्क्वायर, प्लस हीट एनर्जी. मूविंग करेगा तो हीट एनर्जी भी फॉर्म होगा, दैट इज डिवाइड बाय सी स्क्वायर. लेकिन ना जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन का बात अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज्यादा होता है, अगर सी बहुत ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा मास ऑलमोस्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. सो वी कैन राइट एम एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट टू व्हाट? जीरो. ओके, जीरो. जब स्पीड बहुत ज्यादा होता है तब तुम्हारा एक्स्ट्रा मास ऑलमोस्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल. तो एक मूविंग चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का मूविंग मोशन में जब है तब मास एंड रेस्ट में जब मास क्या है ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इतना स्पीड ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज्यादा होता है तो उसका एक्स्ट्रा मास जो होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. तो एक बॉल को जैसे हम लोग रखा हुआ है हाथ पे तो उसका मास जैसे मान लो कि 1 kg है और मोशन में है तो उसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है, वो जो मास आएगा एक्स्ट्रा मास दैट इज ड्यू टू व्हाट? एनर्जी. That is due to energy. So find the increase in mass of 1 kg water when it absorbs 4.2 into 10 to the power 3 joule of energy. So we have formula m is equal to E by c square. इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो c मतलब लाइट का स्पीड है 3 into 10 to the power 8 होल स्क्वायर होगा. इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा? 4.7 into 10 to the power minus 14 kg. इसका मतलब इतना मास इंक्रीज होगा. ये मास ऑलमोस्ट क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, बट जीरो नहीं है. ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन बहुत स्मॉल है. ओके, सो मेनली ना हम लोग मास जो हम लोग डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट इज मास, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ व्हाट? सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखा है क्या है? मास इज ए फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी. तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा बॉडी है, एक बॉडी है, बॉडी. सो दिस बॉडी मेड अप ऑफ व्हाट? एटम. एटम जैसे मान लेते हैं कि एटम. किसी भी बॉडी के अंदर जो एटम्स है, एटम का पास पोटेंशियल एनर्जी होता है. ठीक है, एटम का पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या है? कि एक दूसरे को क्या है? बंधा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स से है. कुछ कितना एनर्जी से बंधा हुआ है, उसको एटम को निकालने के लिए क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगेंस्ट भी फोर्स देना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाइब्रेशन तो होगा एटम का, तो वाइब्रेशन होगा, मूवमेंट होगा अंदर में है, तो उसका वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा. फिर इस बॉडी एटम से बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एक एटम ले लिया. बॉडी मेड ऑफ एटम. सो इस एटम के अंदर
क्या होगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बांधा होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट भी हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, ऑलरेडी वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोटेंशियल और टोटल एनर्जी भी आपको मालूम होगा। फिर इसका अंदर क्या है, एटम का अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का एक पोटेंशियल होगा, एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि प्रोटॉन लोग भी तो एक दूसरे का न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है, प्रोटॉन का आपस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, सबका अंदर भी बंधा हुआ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए एनर्जी देना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। फिर बाद में देखा गया कि न्यूक्लियस जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी फर्दर पार्टिकल मतलब फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, यही मानेंगे फंडामेंटल पार्टिकल है। तो अभी इस बॉडी का जो मास होगा, पूरा बॉडी का मास होगा, तो होगा आपका मास कहाँ से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट, एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। एक एक का बात कर रहा हूँ लेकिन सबको लेना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस प्लस वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बाय c²। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो एनर्जी आता है ना बॉडी का, वो 99.9% एनर्जी, सॉरी बॉडी का जो मास होता है ना, और 99.9% मास इस फॉर्मूला से आता है, एनर्जी का वजह से आता है। तो मास इज अबाउट व्हाट, आइडिया ऑफ व्हाट, एनर्जी। जितना भी एनर्जी है उसका समेशन है, डिवाइड बाय व्हाट, c²। ओके, सो ये बात को सबसे पहले कौन क्लियर किया था, आइंस्टाइन। So we can write mass is a property that all energy exhibit। मतलब एनर्जी का वजह से क्या है, जितना भी एनर्जी है बॉडी का अंदर, जितने भी पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स के एनर्जी को मिला के क्या बनता है, मास, ठीक है। जब हायर स्टडीज पढ़ोगे आगे जाके, बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स अगर पढ़ोगे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ना हम लोग ना, अभी तो मैं थोड़ा देर पहले लिखा था आपको एक फॉर्मूला, m = E/c², मतलब मास जो भी आता है पूरा पार्टिकल का एनर्जी का वैसे आता है। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, वाई वी राइट E = mc², ठीक है। इसका रीजन है, इफ m मास डिसअपियर्स एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड। कोई सिस्टम से अगर मास कम हो जा रहा है तो बेसिकली वहां से एनर्जी क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। बुक वगैरह में बहुत सिंपल करके लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखा हुआ है, लेकिन रियल स्टोरी क्या है आपका, मास जो होता है किसका वजह से होता है, एनर्जी का वजह से होता है, ठीक है। अगर एनर्जी अगर रिलीज हो जा रहा है, हम लोग क्या सोचेंगे, मास कम हो जा रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने थोड़ा बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल जानना है। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियंस मेकिंग इट। मान लेते हैं कि ये सब न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है न्यूक्लियस, है ना। सो ये सब एक न्यूक्लियस में आ गया, जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है एक साथ है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। बना किससे है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियंस। तो देखा गया कि जितना न्यूक्लियस है उसका मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में एक साथ में रहता है तो थोड़ा सा मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है, सम मास डिसअपियर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से सम एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जो एनर्जी रिलीज होता है मास कम होके ना, वो एनर्जी
एक्चुअली न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सो जो मास यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है ना, द मास दैट डिसअपियर इज टर्म्ड एज मास डिफेक्ट। ये बोर्ड एग्जाम में आता ही है मास डिफेक्ट क्या है। ठीक है, सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस में रहता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। जो डिसअपियर होता है जो मास, दैट मास इज कॉल्ड व्हाट, मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा एम है, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से जब न्यूक्लियस बनता है तो थोड़ा मास क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस मतलब क्या, मास ऑफ प्रोटॉन सेपरेटली, एक साथ नहीं सेपरेटली, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन सेपरेटली माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसे एक एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जे, एटॉमिक मास नंबर ए है। ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, जेड मतलब ओनली प्रोटॉन। तो ये इस एक्स का अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मास ये है, और प्रोटॉन का मास सेपरेटली, न्यूट्रॉन का मास सेपरेटली, वो मास ऑफ न्यूक्लियस है। तब सेपरेट में है तो मास डिफेक्ट क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन का नंबर आएगा, ये मास ऑफ एक न्यूट्रॉन, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पूरा ऐड करने से टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये हो गया जिस एटम का बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का बात करें उसका न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, तो डेल्टा ई मतलब जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज डेल्टा एम इंटू व्हाट, सी स्क्वायर। ये एनर्जी मास का रिलीज कम होने की वजह से इतना एनर्जी मिल रहा है। तो ये जो डेल्टा ई है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस स्ट्रांगली। ये फोर्स जो है, एनर्जी है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। फिर हम लोग अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर सेपरेट करना होगा, ठीक है, तो एनर्जी फिर देना पड़ेगा, फिर मास बढ़ जाएगा, फिर न्यूक्लियस का मास जो ओरिजिनल मास था उतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक टॉर्च चलाते हैं ना, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा थोड़ा सा, फिर चार्ज होगा तो मास थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोल के हम लोग मास को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अभी देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ना, उसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है, उतना न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मोर द स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, सो लेट अस सी a numerical. Find the binding energy associated with mass defect of 1 AMU. 1 AMU मतलब क्या है, एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67 into 10 to the minus 27 kg, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1.6 into 10 to the 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, इतना मास इस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है इनटू लाइट का स्पीड का स्क्वायर है। तो इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसको 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 इंटू 9 इंटू 10 to the power 16 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 19 इंटू 10 to the power minus 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह आएगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 951.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा मिस्टेक किया है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बता रहा हूं, 1 AMU मतलब एक प्रोटॉन का मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
मतलब छोटा सा एक प्रोटॉन का मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसीलिए जो बॉम्ब वगैरह गिराता है ना, न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब होता है ना, थोड़ा सा बॉम्ब का मटेरियल में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसमें देखो शॉर्टकट मेथड बोल रहा हूँ, इतना एम में इतना एनर्जी निकलता है, तो डेल्टा एम अगर मास हम लोग लॉस कराएंगे तो कितना एनर्जी होगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, दिस इज द शॉर्टकट मेथड एंड वी कैन, क्योंकि सी का वैल्यू बार बार पुट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मैं इसको एक्सप्लेन करने के 2 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आयरन हो गया, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास मान लेते 56, बहुत सारा आइसोटोप है, 56 कंसिडर किया। इसका देखा गया कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यूरेनियम है 92, 238, इसका बाइंडिंग एनर्जी है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑलरेडी मैंने एक हिंट दिया था कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका न्यूक्लियस यूरेनियम से ज़्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें तो न्यूक्लियस भी तो बहुत ज़्यादा है, 238 न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है 238 है, 56 है। तो बाइंडिंग एनर्जी, एक लाइन लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस is the criteria for stability, is directly proportional to stability। पर न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो उसके स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो अभी इसका 492 को 56 से डिवाइड करो, और यहाँ पे 238 से 1800 को डिवाइड करो। देखना तुम्हारा पर न्यूक्लियस का एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इसमें ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका आयरन का न्यूक्लियस क्या है, इससे क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना, एक न्यूक्लियस का एनर्जी कितना है। इसमें तो न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा है ना, तो इसमें ज्यादा एनर्जी आ रहा है। लेकिन पर न्यूक्लियस का एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी का साथ क्या रिलेशन है स्टेबिलिटी का। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में लिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये मास नंबर है। तो देखा गया कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, देखा गया कि जैसे मान लो कि मास नंबर 50 है, 50 टू 80, मान लेते यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80, मास नंबर 50 से 80 तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, पर न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेटली 8.5 के आसपास है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8.5 के आसपास है। ये सब डेटा याद रखना, तब समझाना, एग्जाम आएगा तो समझाना बहुत आसान होगा। तो 8.5 आसपास है, तो ये सब न्यूक्लियस काफी स्टेबल है, बहुत ज्यादा ही है, काफी स्टेबल है। इसमें से ना सबसे ज्यादा देखा गया आयरन का जो 56 वाला जो न्यूक्लियस 56, मास नंबर कितना है 56, तो मास नंबर 56 होता है तो उसका 8.8 होता है मैक्सिमम, 8.8। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना है 8.8, सबसे मोस्ट स्टेबल पर न्यूक्लियस। 80 का बाद, मास नंबर का 80 का बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगी। यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का 238 क्या होता है 92, इसका जो एनर्जी होता है ऑलमोस्ट 7.6 होगा बाइंडिंग एनर्जी। यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस आपको आएगा अप्रोक्सीमेटली
7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियस डिक्रीज हो रहा है। तो और इससे और नीचे जाएगा तो और मास नंबर ज़्यादा होगा, तो 92 से ऊपर जाएगा तो आपका एनर्जी और कम हो जाएगा, तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देखना कि 850 से लेके 80 तक जो भी मास नंबर है ना, ठीक है, वो सबसे स्टेबल कैटेगरी में आता है। उसका आपका बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली कितना है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा किसका है, आयरन 56 वाला जो है आइसोटोप। सो अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, न्यूक्लियस स्टार्ट हो रहा था हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, इसका जो आपका बाइंडिंग एनर्जी है पार न्यूक्लियन का 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी देखो फिर 80 से जब आगे का मास नंबर वाला जो न्यूक्लियस होगा ना, मतलब एटॉमिक मास नंबर 80 से अगर ज्यादा होगा, उसका आपका बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियस क्या होता है, कम हो जा रहा है। ठीक है, कम हो जा रहा है, तो और उससे और आगे जाता है, यूरेनियम को भी क्रॉस कर जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियस 7.6 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हेवी न्यूक्लियस भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हेवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा, बीटा पार्टिकल व पार्टिकल्स निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का डेफिनेशन आएगा तो आप लिखना, जो न्यूक्लियस हेवी है, एग्जाम्पल लिख सकते हो यूरेनियम, उसका आगे बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियस 7.6 के आसपास होता है, उससे कम हो जाता है, और हैवी होगा तो कम होगा। तो सब न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एनर्जी का साथ साथ, एनर्जी तो रिलीज होगा ही, एनर्जी का साथ साथ क्या होगा, आपका पार्टिकल्स डिके होगा, तो उसको न्यूक्लियर क्या होता है, फिजन। और जो बहुत हल्का होता है 50 से नीचे होगा, उससे बहुत कम हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हल्का न्यूक्लियर से हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हल्का होने से भी क्या होगा, आपका पार्टिकल निकलेगा, और ये जो निकलेगा इसको बोलते हैं, इस टाइप का जो फेनोमेनन बोलते हैं फिजन, FUSION। हल्का न्यूक्लियस तो अनस्टेबल होता है ना, उससे जो पार्टिकल का एनर्जी निकलेगा दैट इज फिजन। सन में ये होता है फिजन, FUSION। और जो हेवी होता है उसको बोलते हैं FISSION, फिजन। ठीक है, इसका तो रेडिएटिविटी में, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका एप्लीकेशन से जो हीट निकलता है, वो एनर्जी, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू व्हाट, दैट एनर्जी इज कन्वर्ट, वो एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। पावर प्लांट इंडिया में बहुत सारा जगह में है, ओके, बंगाईगांव में भी है।